किया है। ओके, दिख रहा है इसमें? हाँ सर। तो ये अपन ने कल कन्फ्लिक्टिंग हाइपोथेसिस क्रिमिनल ट्रायल एग्जांपल देखा था, नहीं देखा था? कि वो जज का डिफेंडेंट इज इनोसेंट, जज जो कंसेप्ट लेके चलता है दैट इज द डिफेंडेंट इज इनोसेंट ना, बाद में सबूत वगैरह आते हैं, फिर उसमें वो देखता है कि यदि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, मैंने बताया था, हम ये नहीं बोलते कि एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस या एक्सेप्टेंस ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सॉरी, है ना, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस गिल्टी एंड फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस नॉट गिल्टी। ओके, गॉट इट? ये अपन ने डिस्कस किया था थोड़ा सा पर जनरली हम लोग बोल देते हैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई, जनरल उसमें चलता है सिनेरियो, है ना? हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे कुछ नहीं बोलते ना, वी ओनली टॉक अबाउट नल, राइट? हाँ, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस बोल देते हैं उसको, है ना? और यदि एक्सेप्ट होती है तो हम बोलते हैं फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में हम फेल हो गए। व्हाट इट? क्योंकि हम शुरू से ये मान के चलते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है। व्हाट इट? जब ट्रू मान के चलते हैं तो ट्रू का रिजेक्शन हम बोलते हैं कि रिजेक्शन यदि वो हमारा नहीं हुआ प्रूफ टेस्ट में, तो हम बोलते हैं कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। ओके, और यदि वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर हम बोलते हैं फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, को रिजेक्ट करने में हम फेल हो गए, ऐसा बोलते हैं। पर वो चलता है जनरल में, आप बोल सकते हैं कि भाई नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ। ये फ्लिपकार्ट वाला किया था आपने, नहीं किया था? नहीं सर। ये नहीं किया ना? किया तो था। किया था क्या? ये एक बार और बोलें तो कर देता हूँ। फ्लिपकार्ट क्लेम दैट इट्स टोटल वैल्यूएशन दिसंबर 2016 वाट एटलीस्ट $14 बिलियन, है ना? हियर द क्लेम कंटेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। तो यहाँ आप देखिए टोटल वैल्यूएशन इन दिसंबर वाज एटलीस्ट 14 बिलियन, है ना? एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ गया तो नल हाइपोथेसिस में चला जाएगा। जहां भी इक्वल टू साइन आएगा वो किस में जाएगा? नल हाइपोथेसिस है। Okay. You have the smart home manager app? No. No. Do I need to? Shailu, you have to mute yourself. You can use that to change the name and ये वो कौन सा एग्जांपल था? you don't have to. किसी ऑनलाइन क्लास में था ना, The name and password. कौन एक सा? बंदी बोली जा रही थी। Okay. आई थिंक शैलू का वही होने वाला है। शैलू, we can all hear your conversation. I'm gonna wait for it to update before I leave just to make sure everything's Okay. back there. Fine. Fine. It should take more than 5 minutes. Oh really? Okay. If you don't mind. Yeah, definitely. Yeah, it'll start flashing. ओके, हो गया। चलिए, तो जहां भी इक्वल टू साइन है, एटलीस्ट बोल रहा है तो इक्वल टू साइन आएगा एटलीस्ट या एटमोस्ट में। तो एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आता है, तो इक्वल टू आगे तो नल हाइपोथेसिस हो गया। नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि टोटल वैल्यूएशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 बिलियन। तो इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा वो स्मॉलर देन का बन जाएगा कि टोटल वैल्यूएशन इज स्मॉलर देन 14 बिलियन। डज दैट मेक सेंस टू यू? हाँ जी, क्लियर हो गया आप लोगों को? नहीं? ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि फ्लिपकार्ट क्लेम दैट its total valuation in December 2016 was greater than 14 billion। अब वो खाली ग्रेटर देन बोल रहा है, तो उसका जो क्लेम किस में जा रहा है? अल्टरनेट में जाएगा, नल में जाएगा? ग्रेटर देन बोल रहे हैं ना? हाँ, इक्वल साइन नहीं है इसमें, अल्टरनेट में चला जाएगा ये। Alternate जाएगा. तो टोटल वैल्यूएशन इज ग्रेटर देन 14 बिलियन, नो इक्वल साइन, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में चला गया। जो नल हाइपोथेसिस बनेगा इसका अपोजिट बनेगा
कि टोटल वैल्यूएशन इज स्मॉलर देन इक्वल टू 14 बिलियन. व्हाट इट. सो द नल हाइपोथेसिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल क्लेम, है ना. ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब हम फ्रेम करते हैं हाइपोथेसिस को. नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ और देख लेते हैं एग्जाम्पल. द एवरेज कमिट टाइम ऑफ एन अपग्रेड का मैंने बताया था. कमिट टाइम भी अपन ने ले लिया था, ऑफिस से घर जाना, घर से एम्प्लॉय, और ये भी अपन देख चुके थे, तो मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ डिस्कस. और ये मैं कल भेजूंगा आपको स्लाइड, मैं कर नहीं पाया इसको सही. सो द फॉर्मुलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिटरमाइन द टाइप ऑफ टेस्ट, है ना. ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, ये भी मैंने बता दिया था आपको थोड़ा सा. ये हो गया था. अब हमें आना था इधर कि भाई ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है वो कैसे आता है. भाई उस क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड कोई चीज जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, वो कैसे हम लोग अचीव करते हैं ना. अपन उस पॉइंट को देखेंगे आप. ठीक है. तो ये देखिएगा कुछ एक्स स्केल है 290, 305, 320. अपना एक्स एक्सिस है, कुछ भी है डेटा है. इट इज द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है. और इसको हमने जी स्केल में यदि कन्वर्ट करते हैं तो मीन जो है वो 350 है. ठीक है. दैट इज द म्यू एक्स बार. मतलब यहाँ आ रहा है सैंपल मीन या पॉपुलेशन मीन, जो भी ले लो आप इसको अभी हाल फिलहाल. सो इट इज 350. 350 का सेंटर में है ना. दैट इज द जीरो. इन द जी स्केल में वो जीरो होगा. एंड सिग्मा एक्स बार जो है वो अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. म्यू ऑफ एक्स बार, म्यू ऑफ एक्स बार का मतलब क्या हो रहा है यहाँ, और म्यू क्या. म्यू इज व्हाट. म्यू ऑफ एक्स बार. म्यू है क्या. हाँ, म्यू इज दिस वन. दिस साइन इज कॉल्ड द म्यू. I know, म्यू वी यूज फॉर द मीन, पॉपुलेशन मीन. और यहाँ जो सिंबल दिया है म्यू और इसके अंडर स्कोर में दिया है एक्स बार. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज. एक्स बार भी तो मीन है ना. एक्स बार इज आल्सो मीन. एक्स बार इज द सैंपल मीन. सैंपल मीन एंड म्यू इज द पॉपुलेशन मीन. पॉपुलेशन मीन. खाली म्यू को तो हम पॉपुलेशन मीन बोलते हैं. तो म्यू एक्स बार व्हाट डज इट मीन. क्या होता है देखिए, मैं बताऊं आपको. मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम पॉपुलेशन में से रैंडम जो सैंपल चूज करते हैं वो रैंडमली करते हैं ना. रैंडम सैंपल लेते हैं. उस रैंडम सैंपल में आपने एक बार लिया, उसका मीन लिया. फिर आपने दोबारा रैंडम सैंपल लिया सेम साइज का, फिर आपने उसका मीन लिया. फिर आपने तीसरी बार रैंडम सैंपल लिया. ऐसे करके आप रैंडम सैंपल लेते गए मल्टीपल कॉम्बिनेशन में. ठीक है. और उन सबके मीन ले लिया, और उन सबके मीन का मीन जो निकाला. Does that make sense to you? वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है. इज इट क्लियर. बहुत सारे सैंपल देते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग उस पर आते हैं. तो मैं कुछ चीजें आपको एक दूसरी स्लाइड पे क्लियर करता हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना. पूरी दुनिया का रिसर्च इसी पे टिका हुआ, तालिबानियों का छोड़ के. और देखते हैं, एक सेकेंड. मैंने पिछले वीडियो अपलोड कर दिए हैं संगीता. यस सर. संगीता बड़ा वो रहती है, तो इससे पता चलता है कि पढ़ाई कर रही है. वो बोलती है. देखिए सर, मैं जब बैठती हूँ तभी मुझे नहीं मिलता है सर. उसका टाइम नहीं मिलता है सर. एक्चुअली होता क्या है कि मैं दूसरे काम में लग जाता हूँ, तो जब दूसरे काम में लगता हूँ तो वो सिस्टम पे रहता नहीं हूँ, मैं लैपटॉप पे रहता हूँ. लैपटॉप में ये सब स्टोर होता नहीं, मैं करते ही नहीं पहली बात तो लैपटॉप पे स्टोर. तो सिस्टम के अंदर रहता है ना ये डाउनलोड होके, तो फिर वहां से अपलोड करना रहता है इसको. अब लैपटॉप में क्या फालतू स्पेस चला जाता है.
जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको एक दूसरी स्लाइड है स्टैंडर्ड एरर देखते हैं, पाइथन में भी रखी थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, देखता हूँ। जस्ट दूसरी जगह देखता हूँ, एक और बनाया है, इसमें भी है वो चीज, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छे से हो जाए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक तो सैंपल होता है जो हमने लिया, एक होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इट A sampling distribution is a distribution of all the possible, ये मेरे ख्याल से ओके सभी है ना, मैंने कोई एक आध कम दिखता था। So sampling distribution is a distribution of all the possible values of a sample statistic for a given size sample selected from a population. ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन है जितने भी पॉसिबल सैंपल हम ले सकते हैं, सैंपल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सैंपल। जैसे कि जो भी पॉपुलेशन हमने एक सैंपल लिया, साइज सेम हम रख रहे हैं कि 5 का 10 का जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, पहले एक बार लिया फिर दूसरी बार लिया, तो जितने पॉसिबल साइज हैं, जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आप पूरे ले लें, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट इट सो स्टैटिस्टिक फॉर ए गिवन साइज सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अभी और समझेंगे आगे, डिटेल में समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू सैंपल 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कॉलेज रिगार्डिंग mean GPA. If you obtain many different samples of 50, you will compute a different mean of for each sample. आपने 50-50 ग्रुप लिए, 1000 स्टूडेंट है, पहले 50 ले लिया, या 500 स्टूडेंट से पहले 50 ले लिए, फिर आपने रेंडमली दूसरे फिर 50, उसमें रिप्लेसमेंट भी है। जरूरी नहीं है कि जो पहले ग्रुप में आएगा दूसरे ग्रुप में नहीं आएगा। Does that make sense to you? कुछ बच्चे दूसरे इस ग्रुप के भी उस दूसरे ग्रुप में हो सकते हैं, तो ऐसे रेंडम है। ऐसा नहीं कि 50 निकाल लिया तो फिर वो वापस नहीं रखे, 50 निकाल के आपने जमा भी करे, ठीक है, इनका मीन ले लिया, जमा कर दिया आपने, फिर 50 निकाले, ये कहने का मतलब है। सो इफ यू ऑब्टेन मेनी डिफरेंट सैंपल्स ऑफ 50, यू विल कंप्यूट अ डिफरेंट मीन ऑफ ईच सैंपल। आपको हर एक का जो जीपीए है उसका मीन लेंगे तो हर सैंपल का अलग होगा, बताएं आप। यस, है ना। सो वी आर इंटरेस्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पोटेंशियल मीन ऑफ जीपीएस। जितने भी हमने मीन, जितने भी सैंपल लिए उन सबके मीन निकाले जीपीए, और उस मीन के डिस्ट्रीब्यूशन में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। Got it? So it is, we are interested in the distribution of all potential mean GPS we might calculate for any given sample of 50 students, है ना। तो जितने भी मीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो म्यू एक्स बार लिखा था वहां पे। Got it? अभी इसी स्लाइड को पूरा समझेंगे, फिर अपन उस पर जाएंगे, डोंट वरी। डेवलपिंग ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे डेवलप करते हैं। एज्यूम देयर इज ए
पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन अपने पास ABCD, 4 लोग हैं पॉपुलेशन। ये हम पहले कर चुके हैं ना सर, करा है ना पहले अपन ने, जब अपन ने स्टार्ट शुरू किया था तब किया था। अच्छा, तो मैं आपको बेसिक म्यू बार के बारे में बता दूं। यहाँ जो अपन ने पॉपुलेशन का मीन लिया है, ये 4 की पॉपुलेशन है ना, और ये चारों का जो भी अपन ने वैल्यूज दिया है ऑफ एक्स, इनकी एज दी हुई है चारों की, गॉट इट, और इन चारों की एज का मीन मैंने लिया 21, ये पॉपुलेशन 4। अब इस पॉपुलेशन में से मैं 2-2 के सैंपल ले रहा था, ठीक है। तो पहला सैंपल लिया 18 आ गया, दूसरा सैंपल लिया 18-20 आ गया, इस प्रकार से सैंपल। तो मेरे को कितने सैंपल मिलेंगे, 16 सैंपल मिले, और 16 सैंपल का मैंने मीन लिया। ये 16 सैंपल के मीन हो गए मेरे पास। 18 + 18 डिवाइडेड बाय 2 18, 18 + 20 डिवाइडेड बाय, सो दिस द, इस मीन का जो मीन है, इस मीन का जो मीन है वो मैं आगे बताता हूं आपको। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका मीन यदि हम लेते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन का यदि हम मीन लेंगे, तो वो मीन जो आएगा म्यू एक्स बार, समझ में आ गया, यहाँ लिखा हुआ म्यू एक्स बार। सो दैट इज ऑल्सो 21, व्हाट इट, ये 19 के बाद क्या है, 19 प्लस, फिर सो ऑन पूरे 24 तक गया है। मतलब ये डैश 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 लिखते हैं जनरली हम लोग, इसको ऐसा करते थे। 19 के बाद जो आएगा ना नेक्स्ट, ये अपने पास है 19 के बाद 20, 21, 19 है ना, 19, 19 फिर 20, 20, 20 फिर 21, ऐसे करके 24 तक है। गॉट इट, क्लियर हुआ कि नहीं भाई? पूरे 16 लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इसका मतलब ये बीच के मैंने पूरे लिखे नहीं है जगह के कारण। डज दैट मेक सेंस? हाँ जी, अपन डैश 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 लिखते हैं ना बीच में, पूरा नहीं लिखने के लिए। यस सर। तो हमने 16 से डिवाइड की, 21 ही आया ना, आया। और यही अपना पॉपुलेशन मीन आया था 4 का, 21 आया था यहाँ म्यू। म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार, यही मतलब हुआ ना, ये म्यू एक्स बार। सर जस्ट 1 सेकेंड, इसके पहले आपने क्या बताया? ये तो आपने पूरा सबका मीन निकाला, जितने भी सैंपल्स थे उनके मीन का मीन निकाला, उनके मीन का मीन निकाला। तो ये जो 21 आया उसको आप किससे इक्वेट कर रहे थे? व्हाट वर यू सेइंग अर्लियर, किसका 21 था मीन? दिस वन, ये टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन 4 लोगों की थी अपने पास। ओके 4 ही लोग हैं ना, देखिए ना ये पॉपुलेशन में ABCD, ये 18, 20, 22, 24, यही 4 टोटल पॉपुलेशन 4 की है हमारे पास। 4 में से हमने 2-2 के सैंपल लिए हैं। गॉट इट? अच्छा गॉट इट, आप समझ में आ गया ना? Yeah. तो ये पूरे पॉपुलेशन का मीन लिया मैंने, वो भी 21 आया, और सैंपल के मीन का मीन लिया, वो भी 21 आया। गॉट इट? ओके, जितने सैंपल्स लिए उनके मीन निकाले और उसका फिर मीन निकाला, तो वो भी 21 आया। तो म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एक्स बार। ओके, डज दैट मेक सेंस टू यू? म्यू एक्स बार के बराबर, एक्स बार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स बार तो एक सिंगल सैंपल का मीन होगा, उसके बराबर नहीं होता है। ओके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर होता है पॉपुलेशन मीन। डज दैट मेक सेंस टू यू? इसको परमिट कर ही देता हूँ ना, एक सेकेंड, एनेबल वेटिंग कर दिया तो दिक्कत नहीं रहेगा। एनीबॉडी कैन ज्वाइन एनी टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, जो मैं वहाँ क्लियर करना चाह रहा था आपसे? वापस आते हैं पर उधर ही, ये भी नहीं था, इसको हटा, इसको भी हटा देते हैं, हमारा फाइनल ये था। तो म्यू एक्स बार, यू गॉट द म्यू, द पॉपुलेशन मीन। ओके, दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पिछली स्लाइड में बताया, आप बताया एक्स का। तो ये मीन है एक प्रकार से, ये सब क्या है? मीन है। 290, 305, 320, 330, these are the means, sample means. Does it make sense to you now? है ना, जैसे पिछले उसमें मीन हिस्टोग्राम, तो ये सब मीन है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स यदि देखें तो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू
इसका जो इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है, वो 350 है। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार सिग्मा ओवर रूट एन, ये अपन फार्मूला पहले से जानते हैं, तो ये मेरा आया 15 है ना पॉपुलेशन का। दिस इज व्हाट दिस इज नॉट पॉपुलेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये कभी इक्वल नहीं होता पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के, ध्यान रखिएगा। सिग्मा एक्स बार इज नॉट इक्वल टू सिग्मा जो पॉपुलेशन का है, उसके बराबर नहीं होता। ओके, आप चाहें तो दोबारा मैं दिखा देता हूँ, यहीं से ओपन कर लेता हूँ फाइल, समझिएगा इस पॉइंट। दिख रहा है ये स्लाइड आपको जी? हाँ या ना? ऐसा दिख रहा है। तो x माइनस एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर ओवर एन, ये अपना म्यू जो आया 21, 18 माइनस 21 होल स्क्वायर, 20 माइनस 21 होल स्क्वायर, 22 माइनस 21 होल स्क्वायर, 24 माइनस 21 होल स्क्वायर, और इनके होल स्क्वायर लेकर के सबका सम किया, और सबका सम करके एन यानी 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 2.236 हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आया। गॉट इट? समझ में आ गया यहाँ तक? ये सिग्मा। अब हम आते हैं सिग्मा एक्स बार। अब सिग्मा एक्स बार कैसे निकलेगा भाई? हमारा जो म्यू एक्स बार आया वो तो 21 आया ही है, तो हम 18 माइनस 21 होल स्क्वायर, फिर 19 माइनस 21 होल स्क्वायर, फिर 19 माइनस 21 होल स्क्वायर, फिर जो भी आया उसके बाद ऐसे करके 21 माइनस होल स्क्वायर, और 16 है टोटल, 16 से डिवाइड किया, फिर इसका रूट लिया तो 1.58 आया। वहां पर अपना आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, वहां अपना आ रहा है 2.236 और यहाँ आ रहा है 1.58। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें वेरिएंस क्यों है, इसमें क्यों अंतर है? इसलिए अंतर है कि ये जो मीन था, ये जो डेटा था पहले, इसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम डेंसिटी बनाए प्रोबेबिलिटी कर्व, तो ये जो हमारा आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, मीन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था? यूनिफॉर्म था। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। जो हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ डिफरेंस है। अब इनमें कुछ रिलेशन भी होगा, डिफरेंस है तो भाई क्या रिलेशन है? तो जो पॉपुलेशन जो हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एसडी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एसडी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एक्स बार, वो सिग्मा ओवर रूट एन होता है, पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो यदि आप उसको रूट एन से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द सेम वैल्यू। आई हैव कैलकुलेटेड समवेयर, ठीक है। यदि आप इसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, 2.236 डिवाइडेड बाय रूट एन, रूट एन यानी एन अपने पास कितना है? 2 है ना? n तो 4 है ना? नहीं, स्मॉल सैंपल एन लेंगे शायद, एक सेकंड में। टू 2.236 डिवाइडेड बाय रूट 4, यदि हम ले रूट 4 तो 2 होता है, 2 से करते हैं तो 1.1 बने, 2 से नहीं होगा, रूट 2 से होगा। ठीक है, वही मैंने कहा सैंपल के संख्या से, पॉपुलेशन के नंबर हमें थोड़ी मालूम है कितना पॉपुलेशन है ना? तो 2.228 डिवाइडेड बाय रूट 2, रूट 2 का होता है 1.414 है ना? So it is 1.575। आ गया समझ में? कितना आ रहा है? 1.78। कितना आ रहा है?
आ गया ये सेम? हाँ या ना? स्टैंडर्ड एरर है, इसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो हम देखते हैं। तब मेरा सिंपल बेसिक सा मीन, क्वेश्चन है, ये जो हम कर रहे हैं उससे आगे जाके क्या पता लगने वाला है? मतलब जो इन्फेरेंशियल एनालिसिस हम टॉपिक है, मतलब व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट, कि हम इस प्रोसेस के थ्रू उस आउटपुट पे पहुंचना चाह रहे हैं। ये जो प्रोसेस है यदि हम नहीं समझेंगे तो हम जो टेस्टिंग करते हैं उस पर स्टैंडर्ड एरर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पहली चीज है ना। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आप कोई भी एक रिसर्च जब भी करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ये चीज इस पे इम्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना। अब जैसे कि कोई एक रिसर्च है, अब उस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव व्यक्ति ने लिया, मैं देखता हूँ यहाँ होगा तो मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, बेसिक में कंसेप्ट बताता हूँ आपको। जो ओरिजिनल रिसर्च होते हैं उसके कंसेप्ट किस प्रकार से चलते हैं हम लोगों के, मैं देखता हूँ एक सेकेंड। जस्ट ये देखिए, एक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू एंटरप्रेन्योर इंटेंशन ऑफ द यूथ इन मेघालय, है ना। ये एक टॉपिक है ना। ये उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की एंटरप्रेन्योर जो इंटेंशन है मेघालय के यूथ में कैसा है, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने कुछ एक डिजाइन सोचा कि जो पर्सनल एटीट्यूड है जो यूथ है उसका, उसके सब्जेक्टिव नॉर्म क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, ये क्या इंटरप्रेन्योर इंटेंशन पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं पॉइंट को? हाँ सिबी, हाँ भाई, आर यू गेटिंग और नॉट? ये पॉइंट नहीं आया इसमें। देखिएगा, एक रिसर्च थी, ये तो पहले की थ्योरी है कि एजेन थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, जो बिहेवियर के ऊपर थ्योरी थी। तो इस पे इनका क्या था कि इनको ये चेक करना था कि एटीट्यूड, जो पर्सन का एटीट्यूड होता है, और सब्जेक्टिव नॉर्म और परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, ये कुछ फैक्टर हैं, ये क्या एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन पे इफेक्ट डालते हैं। अब एटीट्यूड में बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसके थ्रू हम एटीट्यूड पता करेंगे, गॉट इट। सब्जेक्ट नॉर्म में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके द्वारा हमें सब्जेक्ट नॉर्म का स्कोर पता चलेगा, अंडरस्टैंड। और परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल के लिए भी कुछ क्वेश्चन हमने डिजाइन करे होंगे जिसके द्वारा हमें परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल पता चलेगा। डज दैट मेक सेंस टू यू? ये स्कोर हमारे पास आ जाएंगे तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे हमें उनका एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन है कि नहीं है वो पता चलेगा। इन तीनों स्कोर्स का एंटरप्रेन्योर इंटेंशन पे कुछ लेना देना है क्या? हाँ, इफेक्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं, ये चेक करना है, ये चेक करना है कि इनका इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन पे पड़ता है कि नहीं। ऑलराइट, डज इट मेक सेंस टू यू? एक तो ये डिजाइन हो गया स्टडी का। दूसरा, और भी लोगों ने डिजाइन किया है अपने अपने हिसाब से, पर
अभी जो एक डिजाइन मेरे पास आया वो इस डिजाइन को मुझे प्रूफ करना है कि डिजाइन काम करता है कि नहीं करता। इसमें वही लिया, पर्सनल एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म एंड परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। ये तो हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन को इफेक्ट करते हैं। ये एजन ने भी प्रूफ कर चुके हैं और भी लोग प्रूफ कर चुके हैं। और ये इसका हमें कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करना रहता है कि हाँ भाई हमारे इसमें भी ये प्रूफ हो रहा है कि कंफर्म करते हैं उसको। तो ये तो कंफर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके साथ ये भी चाहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी और एथनिक ओरिजिन, ये क्या इंडिपेंडेंट लेवल पे पर्सनल एटीट्यूड को इफेक्ट करते हैं क्या? मतलब आप फॉर्म ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या हो गया? फॉर्म ऑफ सोसाइटी का मतलब हुआ कि मैट्रिनियल और पैट्रिनियल, एथनिक, सॉरी दैट इज द एथनिक ओरिजिन है मेरे ख्याल से ना, मैट्रिनियल और पैट्रिनियल। एथनिक ओरिजिन तो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल होगा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी जो है दैट इज द मैट्रिनियल और पैट्रिनियल, है ना, दो फॉर्म है। तो क्या इनका पर्सनल एटीट्यूड पे कोई इफेक्ट पड़ता है? और क्या मैट्रिनियल और जो पैट्रिनियल है उनके इफेक्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या? उनका जो प्रभाव पड़ रहा है पर्सनल एटीट्यूड में, क्या मैट्रिनियल और पैट्रिनियल का जो इफेक्ट है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? ये पता करना है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ये कैटेगरिकल कॉलम है, मैट्रिनियल और पैट्रिनियल। एक और कॉलम है एथनिक ओरिजिन, ट्राइबल नॉन ट्राइबल। तो इसका भी क्या पर्सनल एटीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है? भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के पर्सनल एटीट्यूड में, या सब्जेक्टिव नॉर्म में, या परस्यूड बिहेवियरल कंट्रोल में? तो ये एक थ्योरी इसके पहले की इंपैक्ट हो गई। अब इस तरह की सोसाइटी मैट्रिनियल और पैट्रिनियल मेघालय साइट होती है, आदिवासी क्षेत्र, और पैट्रिनियल ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल। तो इसका इम्पैक्ट पर्सनल एटीट्यूड पे, सब्जेक्टिव नॉर्म पे, परस्यूड बिहेवियर पे, इस पे हमें मालूम करना है। ओके, यहां तक समझ में आया आपको? हाँ जी, ब्रॉडली समझ में आ रहा है। अभी अपन आगे देखेंगे हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट हुई इसकी, वही बताता हूँ। अब एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन में हमें डायरेक्ट ये भी देखना है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है फैमिली का, उसका प्रभाव पड़ता है क्या एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन पे, एंटरप्रेन्योर इंटेंशन? या जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो जेंडर है, एज है ना, एजुकेशन है, क्या इनका भी प्रभाव पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन पे? तो ये चीज इनकम है, ये सब चीजें भी हमें देखना है कि इसका भी प्रभाव एंटरप्रेन्योर पे पड़ता है कि नहीं। ये इस पे कुछ लोगों ने काम किया, पर ये इस पे काम पहली बार हो रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक पे पहले काम कर चुके हैं, कुछ रिसर्च साइंटिस्ट। अब देखिएगा इन सबका One second, I have a question. इसमें अगर if I go purely by this जो आपने ग्रेड दिखाया है, अगर उसके थ्रू जाएं, तो you mean to say that forms of society will have an impact on one of these three, and they in turn will have an impact of entrepreneurial. अगर हम इसको entrepreneurial को at the center रखते हैं and all of them were around it, तो मतलब it was just an impact of these elements on entrepreneurial intention, no? ये यहाँ नहीं आ सकता ना। क्यों? ये चीज उठ के यहाँ ये इम्पैक्ट डालेगी मैट्रिनियल पैट्रिनियल, उनके पर्सनल एटीट्यूड पे इफेक्ट डालेगा खाली। जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं एंटरप्रेन्योर इंटेंशन को, डायरेक्ट थोड़ी मैट्रिनियल पैट्रिनियल से एंटरप्रेन्योर इंटेंशन पे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले की जो थ्योरी है वो ये हो गई है कि जो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल बना है वो ये बना है कि इन तीनों का इम्पैक्ट पड़ता है एंटरप्रेन्योर इंटेंशन पे। तो जो भी चीज अब हमें लाना पड़ेगी वो, यदि सोसाइटी से हम लेके आ रहे हैं, डेमोग्राफिक का तो डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे, है ना, डेमोग्राफिक का तो डायरेक्ट चेक हो जाएगा क्योंकि एज है, जेंडर है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। पर ये जो है ये दूसरे सोसाइटी के अंदर के एक ग्रुप के अपन, है ना, ग्रुप है ये कुछ, है ना, कि मैट्रिनियल और पैट्रिनियल, ये इंडिपेंडेंट है।
हाँ, मेरा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से ही था सर, बिकॉज़ हमारा हाइपोथेसिस उस हिसाब से चेंज होगा। नहीं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो फिगर का आएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमारे हर इंडिविजुअल का रहेगा हमारे पास। गॉट इट? डेमोग्राफिक भी एज है, जेंडर है, हर इंडिविजुअल का है। गॉट इट? बिलोंग्स टू इंडिविजुअल। पर मैट्रिनियल पैट्रिनियल जो हो गया वो एक अपने आप में ग्रुप हो गया। कुछ लोग मैट्रिनियल में होंगे, कुछ लोग पैट्रिनियल में होंगे। डज इट मेक सेंस टू यू? ओके। ट्राइबल नॉन ट्राइबल भी ग्रुप हो गए, समझ रहे? तो जब ग्रुप है तो इनका इम्पैक्ट हम पर्सनल एटीट्यूड पे पड़ेगा। भाई मैट्रिनियल सोसाइटी के लोगों का पर्सनल एटीट्यूड और मैट्रिनियल और पैट्रिनियल के, मैट्रिनियल का पर्सनल एटीट्यूड क्या होता है और पैट्रिनियल का पर्सनल एटीट्यूड क्या होता है। उनके पर्सनल एटीट्यूड में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी मेजर्ड है, स्कोर फॉर्म में है ना। इसको तो हमने स्कोर निकाल लिया ना। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। हम लोग को बेसिकली वी नीड टू कम टू एन इंडिविजुअल पैरामीटर। हाँ, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या पर्सनल एटीट्यूड में, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या। मैट्रिनियल और पैट्रिनियल के पर्सनल एटीट्यूड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। एक तो ये चीज चेक कर सकते हैं दोनों के बीच में, है ना। या मैट्रिनियल और पैट्रिनियल के सब्जेक्टिव नॉर्म में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है ना। या ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में भी इसी प्रकार से तीनों उसको लेकर के सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। एक तो ये चेक हो सकता है, इससे दूसरा ये भी चेक होता है एनोवा के थ्रू कि इसका इम्पैक्ट पर्सनल एटीट्यूड पे पड़ता है कि नहीं पड़ता, इफेक्ट। गॉट इट? दो स्टडी, टी टेस्ट भी लगा सकते हैं, एनोवा भी लगा सकते हैं। एनोवा से इफेक्ट पता चलेगा, टी टेस्ट से डिफरेंस पता चलेगा। डिफरेंस ऑफ पर्सनल एटीट्यूड बिटवीन मैट्रिनियल एंड पैट्रिनियल। वो हमें टी टेस्ट से पता चलेगा, मतलब वो कार्ल पियर्सन वाला जो... नहीं, टी टेस्ट। टी टेस्ट इज कार्ल पियर्सन ओनली, नो? नहीं, कार्ल पियर्सन तो कोरिलेशन टी टेस्ट के लिए यूज होता है। कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल जो होते हैं वो न्यूमरिक होते हैं। कोरिलेशन टी टेस्ट में दोनों, यहाँ तो न्यूमरिक क्या है हमारे पास, जो मैट्रिनियल है वो एक कैटेगरी, पैट्रिनियल एक कैटेगरी, उसके पर्सनल एटीट्यूड, तो वो कोरिलेशन नहीं चेक करेंगे हम, सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करेंगे उनके मीन से, है ना। उनमें कोरिलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, एटीट्यूड उनके डिफरेंट है कि नहीं है, तो एटीट्यूड डिफरेंट पता करने, सिग्निफिकेंट डिफरेंस की हम बात करेंगे एटीट्यूड, हम रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि मैट्रिनियल पैट्रिनियल के पर्सनल एटीट्यूड में क्या रिलेशन है। बात समझ में आ रहा है आपको? रिलेशन की बात नहीं कर रहे हम, उनके जो एटीट्यूड है पर्सनल एटीट्यूड, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। गॉट इट? है ना। ठीक है। ऐसे ही ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के भी पर्सनल एटीट्यूड, भाई हमने क्या किया, पर्सनल एटीट्यूड तो हमारे पास एक ही कॉलम था, ठीक है। मान लो मेरे पास जो भी सैंपल साइज था उसमें पर्सनल एटीट्यूड एक कॉलम है, उसमें पूरी वैल्यूज रखी हैं सब पर्सनल एटीट्यूड। उस पर्सनल एटीट्यूड को मैंने, जो इधर एक और कॉलम बना है मेरा फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, उसमें कुछ मैट्रिनियल है कुछ पैट्रिनियल है। गॉट इट? मैंने पैट्रिनियल का एक ग्रुप बना लिया, मैट्रिनियल का एक ग्रुप बना लिया, और पर्सनल एटीट्यूड उनके ये हैं, इनके ये हैं। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? स्प्लिट कर दिया डेटा को, है ना, पैट्रिनियल और मैट्रिनियल में, तो उसमें पर्सनल एटीट्यूड भी इसके साथ, इसके साथ, और उनके पर्सनल एटीट्यूड को मैंने आपस में दोनों के, मैट्रिनियल और पैट्रिनियल के, कंपेयर किए। मैं कंपेयर क्या कर रहा हूं, पर्सनल एटीट्यूड वैल्यूज को। मैट्रिनियल का एक साइड आ गया पर्सनल एटीट्यूड, और पैट्रिनियल का एक साइड आ गया। अब दोनों के मेरे पास हैं। अब दोनों के, जब मैट्रिनियल में हो सकता है लोग कम हो, पैट्रिनियल में लोग ज्यादा हो, या पैट्रिनियल में कम हो मैट्रिनियल में ज्यादा हो, तो एन चेंज है। तो इसलिए पियर टी टेस्ट या कोरिलेशन टेस्ट तो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां दोनों में नंबर सेम चाहिए। यहाँ कम ज्यादा हो सकते हैं, मैट्रिनियल वाले कम लोग हों, पैट्रिनियल वाले ज्यादा लोग हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट देखेंगे कि दोनों कॉलम का मीन लेंगे, पैट्रिनियल के पर्सनल एटीट्यूड का मीन और मैट्रिनियल के मतलब पर्सनल एटीट्यूड का मीन, और दोनों के मीन के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है। और उस डिफरेंस को, जो स्टैंडर्ड एरर वाला कंसेप्ट है ना, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, अपन वापस वहीं जाएंगे, उससे डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी टेस्ट की वैल्यू आती है, टी वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलते हैं उसको। उसी से पी वैल्यू डिसाइड होती है, और उस टी स्टैटिस्टिक के थ्रू जब पी वैल्यू डिसाइड होती है, उसी से हमारा हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पता चलता है। गॉट इट? आया समझ में इतना आपको? हाँ जी सभी? हाँ तो है, धीरे धीरे आएगा भाई, लंबा है टॉपिक, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है टॉपिक। हाँ बिना कोड वाली चीजें मेरे को समझ में नहीं आती ठीक से। हाँ मैं आपको थोड़ा सा इसका जो आगे हाइपोथेसिस मैंने बनाए हैं उसका एक आपको ग्लिम्स देता हूँ खाली। मैंने अभी उनको आधे घंटे पहले ही भेजा है रफ रिजल्ट। ये तो कुछ अभी मैंने इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं किया, खाली रफ व्यू के लिए भेजा हुआ है। ये इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, ये हमने डेटा को रिलायबिलिटी चेक करी पहले पूरे डेटा की। ये देखिएगा वो मॉडल है, ये पर्सनल बिहेवियर है ना, परस्यूड बिहेवियर कंट्रोल, ये क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव नॉर्म है, और ये पर्सनल एटीट्यूड है। ये तीन अपने फैक्टर थे, और ये एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन है। एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन में ये क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस के वेरिएंस दे रहा है, ये सब चीजें अलग बात है, और ये इसके वैल्यूज हैं कुछ जिसको हम बीटा 0 बीटा 1 इस प्रकार से बोलते हैं। यहाँ भी ये जो इसके क्वेश्चन है पीवीसी के आइटम्स हैं, वो आइटम्स कैसे कोरिलेट हो रहे हैं और इसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंट प्रॉपर इसके लिए है कि नहीं, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आधा आइटम कहीं और जा रहा हो इसको नहीं रिप्रेजेंट करे। तो ये वैल्यू से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चंस इसको बिलोंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस, तो ये सब हमारे लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और क्वेश्चंस के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों हमारे लेटेंट, चारों हमारे लेटेंट वेरिएबल है। तो ये तो मेन हो गई। अब देखिएगा जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है नीचे, ये अलग अलग मॉडल है। देखिए एक तो वो मॉडल था कि हम ये चेक कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इन तीनों का इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। तो ये तो हमने कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस लिया, इसलिए क्वेश्चन भी डाल दिए इसमें, है ना। ये सब उसके वो रहता, अभी इंटरप्रिटेशन बचा। अब यहाँ जो मैंने लिया है एथनिक ओरिजिन। एथनिक ओरिजिन का मतलब हुआ कि आपका एथनिक ओरिजिन जो अपन ने देखा था ना, ट्राइबल नॉन ट्राइबल वाली जो हम बात कर रहे थे, है ना, ओरिजिन के साथ शायद वही है एथनिक ओरिजिन, है ना। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसका इम्पैक्ट इन तीन पे चेक कर रहे थे, है ना, उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं। और ये किससे बने, इनके क्वेश्चंस ये हैं ऑलरेडी जो क्वेश्चंस अपन ने, मैंने को देना पड़े क्वेश्चंस यहाँ लेने, मैंने खाली स्कोर भी ले सकता था, ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी, पर मैं बताना चाह रहा था यहाँ राउंड से जो होता है स्क्वायर से, राउंड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो सर ये डॉक्यूमेंट क्या चीज है? ये मॉडल हैं अलग अलग, जब थीसिस हम लोग करते हैं तो ये बता रहा है कि भैया ये इसका इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, कितना पड़ रहा है। तो ये एक पहले मॉडल बनाते हैं, इसके बाद हाइपोथेसिस आती है, इसके हिसाब से हाइपोथेसिस डिजाइन होती है। देखिए क्या ये हाइपोथेसिस पे आते हैं अपन सीधे, वो मॉडल एक बड़ी बात हो जाएगी अभी समझ में। तो देखिए पहला हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एथनिक ओरिजिन ऑन पर्सनल एटीट्यूड। ये हमारी नल हाइपोथेसिस होगी। एथनिक ओरिजिन का पर्सनल एटीट्यूड पे कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। या तो ये कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ इनोवा लगाया। यदि इफेक्ट की जगह में सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात लिख देता कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ पर्सनल एटीट्यूड बिटवीन एथनिक ओरिजिन, बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल, ऐसा भी लिख सकते, तो वहां टी टेस्ट आ जाता। व्हाट इट। तो मैं यहाँ इफेक्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें इफेक्ट चेक करना था, क्योंकि हम जा रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, क्योंकि वो जो एरो दे रहा है ना वो इफेक्ट शो करता है, रिलेशन नहीं कर रहा है, यहाँ इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इफेक्ट जो है पी वैल्यू अपना क्या आया, ये जो ई होता है 10 होता है, 10 to the power -10, तो इट इज 7.36 डिवाइडेड बाय 10 to the power 10, तो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है। डज दैट मेक सेंस टू यू? यहाँ तक समझ में आया? बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है। नेग्लिजिबल वैल्यू है मतलब 0.05 से कम है, 0.05 से कम है मतलब
नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो गई। व्हाट इट, सो देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एथनिक ओरिजिन और पर्सनल एटीट्यूड पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ना, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है पर्सनल एटीट्यूड पे। व्हाट इट, एथनिक ओरिजिन का सॉरी अनोवा इसके लिए लगा है बिकॉज हम इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। इम्पैक्ट, हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि एथनिक ओरिजिन का सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है पर्सनल एटीट्यूड पे। अब इसमें क्या करना पड़ता है, हमें मीन लेना पड़ेगा। जिसका मीन ज्यादा होगा भाई उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जिसका मीन कम होगा पर्सनल एटीट्यूड का उसका हमें उसका नहीं पड़ रहा। ये एक चीज है। तो इसमें टी टेस्ट भी लगाया जा सकता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या, दोनों के पर्सनल एटीट्यूड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वो भी चेक किया जा सकता है। अभी तो इफेक्ट चेक किया है, इफेक्ट तो सिग्निफिकेंट है साहब। व्हाट इट, इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग है इफेक्ट। सर ये पीएचडी का थीसिस है क्या? हाँ पीएचडी। अच्छा तभी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। क्या होता है धीरे अपन का इन्फ्लुएंसर एनालिसिस बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे ना आप, ये क्या बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी इसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है ना भाई। आपको जब डिसीजन मेकिंग पे जाते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना ही रहती, तभी तो आप बताओगे साहब इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है तो आप ये काम करो, ये ज्यादा है ये काम, तो वहां भी जरूरत पड़ती। तो ऐसे अलग अलग बनते हैं। यहाँ लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस भी हुआ है, कहीं पे कोरिलेशन भी निकाला है मैंने, देखिए कोरिलेशन टेस्ट भी निकला। तो सबके अलग अलग हाइपोथेसिस के हिसाब से अलग अलग चीजें चेक की जाती है। ये एज और एंटरप्रेन्योर इंटेंशन के बीच में हमने कोरिलेशन मालूम किया है कि एज के हिसाब से क्या वो एंटरप्रेन्योर इंटेंशन में फर्क पड़ता है, कि कोरिलेट है या नहीं। तो हाँ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, पर बहुत कम कोरिलेशन है इसका, बट सिग्निफिकेंट है, कम होते हुए भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन है किसका, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का। जितना स्टेटस ज्यादा हो एंटरप्रेन्योर से इंटेंशन कम हो जाता है उनका। बहुत पर बहुत माइनर है, बहुत माइनर है, कोई ज्यादा नहीं आता कि 0.08 बहुत कम। तो इतना ज्यादा, पर ये सिग्निफिकेंट शो कर रहा है 5%। ये आउटकम्स आए हैं स्टडी के, ये ओवरऑल। अभी इसमें कुछ चीजें और एड ऑन होंगी। तो ये तो फर्स्ट रिजल्ट है, रिजल्ट 1 लिखा है, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4 ऐसे करके फाइनल होते हैं बाद में। 2-3 रिजल्ट में जाके फाइनल होता है कि हाँ भाई अब ये परफेक्ट हो गया इसमें ना। तो आते हैं अपन वापस वहीं पे अपने उस पर। तो यहाँ जो हम ये लिमिट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इस पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाद में आए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे अभी उसके अंदर। तो अपन कुछ दूसरी चीजों को देखते हैं पहले, है ना। मैं आता हूँ कुछ और पॉइंट्स में। अब हाइपोथेसिस तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? रिसर्च हाइपोथेसिस मैंने बताया था आपको पहले जी, वो मेयरली स्टेटमेंट होते हैं, है ना। और जो अपना ये हाइपोथेसिस मैंने बताई थी आपको, पी वैल्यू वगैरह, ये सब मैं क्लियर करवा चुका हूँ आपको। अपन आते हैं कुछ टेस्ट में। टेस्ट क्या रहते हैं, कैसे क्या करते हैं इसको, अरे अब देखिए 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं हमारे पास जो हम टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट, एनोवा, जो भी टेस्ट करते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। एक होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पहले हम इसी कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट वे टेस्ट होते हैं, हम वहाँ पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग करते हैं कि जहां हमें पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स मालूम हो। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स यानी पॉपुलेशन का मीन मालूम हो, पॉपुलेशन का एसडी मालूम हो, कुछ तो हमें पॉपुलेशन के बारे में पता हो। डज दैट मेक सेंस टू यू? पॉइंट क्लियर हुआ कि जब हमें पॉपुलेशन का कुछ मालूम है थोड़ा बहुत, ये पॉपुलेशन ये है और ये इसका मीन है पॉपुलेशन का, वहाँ हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करें। सर एक बार एग्जांपल दे दीजिएगा। सर इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट में स्पेसिफिक पैरामीटर्स रहते हैं या फिर कुछ भी पैरामीटर्स हो जाता है? हाँ कोई भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो या मीन हो, जिस पे टेस्ट डिपेंड करता है। ओके। जिस स्टैटिस्टिक्स को टेस्ट लेके चलता है।
जैसे मान लीजिए एक स्कूल है और उस स्कूल में बहुत से सेक्शन है, मान लीजिए 10-12 सेक्शन है हर एक क्लास का, और उन पूरे सेक्शन का मीन मार्क्स आपको मालूम है। गॉट इट? समझ गए कि भाई ये हमारे एवरेज मार्क्स हैं मैथ्स के। अब आपने क्या किया, आपने हर क्लास से 2-2, 5-5 बच्चे निकाल लिए। गॉट इट? मैं एक सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आपने हर सेक्शन से 1-1, 2-2 बच्चे, 5-5 बच्चे ऐसे निकाल लिए। गॉट इट? और वो भी एक ग्रुप बना दिया 50 बच्चों का मान लीजिए, और उन 50 बच्चों को आपने फिर मैथ्स का कोई टेस्ट पेपर दिया सॉल्व करने। आपको पॉपुलेशन का मीन तो मालूम है, पूरे स्कूल में मैथ्स का क्या स्कूल है उस पर्टिकुलर क्लास का। तो जो आप अब लेंगे टेस्ट, वो सैंपल का मीन होगा और पॉपुलेशन का मीन आपको मालूम, पॉपुलेशन का पैरामीटर आपको मालूम है। तो यहाँ यदि आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे कि हमारे ये जो ग्रुप है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन, जो अभी हमने बच्चों का टेस्ट लिया है दैट इज सैंपल मीन, इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, उसको चेक करना चाहेंगे, तो वहां आप पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग करें। पॉइंट क्लियर कि नहीं? यदि आपको पॉपुलेशन पैरामीटर ही नहीं मालूम, आपको मीन नहीं मालूम, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं कुछ टेस्ट लगाऊंगा, वो टेस्ट कहलाएगा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आपके पास पॉपुलेशन का कोई पैरामीटर नहीं है, आप हवा में बात करेंगे। आप बच्चे आपने इकट्ठे कर लिए और उनका टेस्ट ले लिया। वो कैसे पॉसिबल सर? अब मैं बताऊंगा ना उसमें नॉन पैरामीट्रिक में कैसे करते हैं, है ना। हमें पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं, हम कंपेयर किसी और चीज से करेंगे, उसका तरीका कुछ और होगा। नॉन पैरामीट्रिक कंसेप्ट समझ आए, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक का? जी सर। है ना। जहां पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी है, पहली चीज। दूसरा, नॉन पैरामीट्रिक में भी यदि हम पूरा पढ़ें स्टेटमेंट को, तो if there is no knowledge about the population or parameters but still required to test the hypothesis of population, then a statistical test is called the non parametric test. Got it? है ना। अब देखिएगा जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं। जी टेस्ट आता है, जिसको जेड टेस्ट भी बोलते हैं, टी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है, एनोवा आता है, काई स्क्वायर टेस्ट आता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट आता है, मैन विटनी टेस्ट आता है, रैंक सम टेस्ट आता है, क्रस्कल वैलिस टेस्ट आता है, डनकन टेस्ट आता है। अब काई स्क्वायर टेस्ट दोनों तरफ आता है। गॉट इट? वो पैरामीट्रिक भी होता है, नॉन पैरामीट्रिक में भी उपयोग होता है। जैसे अपन एक आपने केमिस्ट्री का जो एलिमेंट्स का जो टेबल होता है, अपना क्या बोलते हैं उसको, नाम बोल रहा हूँ, तो उसमें मेटल नॉन मेटल्स, तो उसमें एक मेटल होते हैं, फिर मेटेलॉइड्स होते हैं, फिर नॉन मेटल होते हैं, है ना। तो बीच में एक होता है मेटेलॉइड्स जिसमें दोनों क्वालिटी होती है। तो काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा ही है कि जो पैरामीट्रिक में भी यूज होता है, नॉन पैरामीट्रिक में भी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है। काई स्क्वायर टेस्ट को वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपकी क्या वैल्यू है, ऐसा हमें कोई मतलब नहीं वैल्यू से। हमें तो कितना कितना है ये बताओ, हम उससे निकाल देंगे। ठीक है ना। जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मैंने हुआ, ये सब वैल्यू से मायने रखते हैं, वैल्यू। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर रैंक पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं? रैंक। हम रैंकिंग दे देते हैं और फिर उससे हम मालूम करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक को वैल्यू से भी नहीं करते। Does that make sense to you? Yes, जैसे sir. ऑर्डिनल स्केल है, लिकर्ट टाइप स्केल है अपना 1 2 3 4 5, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, दोनों लिकर्ट टाइप स्केल में है 5 पॉइंट के। उन दोनों क्वेश्चन में आप कंपेयर करना चाहते हैं, है ना, कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। गॉट इट? तब हम नॉन पैरामीट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल डेटा है, सॉरी स्केल। गॉट इट? Any doubt? Yes.
लॉजिकली तो ठीक ही लग रहा है सर। तो जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, ये सब अपने पैरामीट्रिक है। और यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक जनरली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। यहाँ कंसेप्ट आप पकड़ ले। क्लियर हो गई? 2 पॉइंट क्लियर हो गए अपने। एक तो हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर मालूम हो, और दूसरा वैल्यू और नॉन वैल्यू वाली। ठीक है। तीसरा देखें, पैरामीट्रिक एनालिसिस टू टेस्ट ग्रुप मीन। क्योंकि हमारा ये मानना होता है पैरामीट्रिक टेस्ट में, तीसरी चीज और देखिएगा, इसके ये पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। हम इसमें कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं पॉपुलेशन के प्रति। एक सेकंड है ना, आप लोग थोड़ा सा स्लाइड को पढ़ें, है ना। मैं एक मिनट, हाँ आए हो गए? अच्छा अच्छा, मेरे पता नहीं है और कैसा रहा आज का दिन? Abhilash, you want to say something, Abhilash? तू कुछ कहना चाहता है? रहने दे, मत बोल कुछ। वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा ये सब। तू अपना कैमरा टर्न करना, तेरे टेबल पे क्या क्या देखना है? मेरे टेबल में कुछ नहीं है। बॉटल, ग्लास, पानी, आई। नहीं, कुछ नहीं, घर पे हूँ मैं। ओफ, ये सीक्रेट है। ओके, घर पे है तो फिर तो क्या ही करेगा तू? और खोल के दिखाना। ड्रॉअर खोल के दिखाना। नहीं, इस रूम में नहीं, दूसरे रूम में रखा है। सामान है लेकिन दूसरे रूम में छुपा के रखा हुआ है। कब तक छुपाएगा यार? अब तेरी उम्र होगी, तेरा बेटा पीना शुरू कर देगा। मेरे पापा, मेरे भाई भी बोलता, मानो कि मैं 50 साल का हो गया, तू 40 साल का हो गया, अभी भी हम लोग डरते हैं। अच्छा, भैया भी डर? हाँ। हेलो, हाँ सर। ऑडिबल? हाँ सर। इतना तो समझ में आ गया आपको? थोड़ा 2 पॉइंट जो मैंने बताया है ना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। पैरामीट्रिक में सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। हाँ वो तो होएगा, वो मैं आऊंगा उधर पॉइंट पे भी, वो भी मैं क्लियर करूंगा। उसके पहले हम ये मानते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है। नॉर्मल है ना, बेल शेप्ड। गॉट इट? जैसे बच्चों के मैं बात कर रहा था कि मीन मार्क्स पूरे पॉपुलेशन के, मैं मालूम है उस सेक्शन के पूरे, उस क्लास के पूरे सेक्शन, तो वो मीन मार्क्स का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कम मार्क्स वाले कम बच्चे हैं, मीडियम मार्क्स वाले ज्यादा बच्चे हैं, फिर ज्यादा मार्क्स वाले कम बच्चे हैं। मतलब ऐसा बेल शेप बनना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पॉपुलेशन का। गॉट इट? समझ में आ रहा है? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में होगा तो फिर आपको नॉन पैरामीट्रिक में जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? सम पैरामीटर हमको मालूम हो बट वो स्क्यूड हो तो भी नॉन पैरामीट्रिक में, पैरामीट्रिक में जाएगा। हाँ, उसके के लिए मैं भी आऊंगा आगे पॉइंट में। कुछ चीजें हैं जिसका हम हवाला लेके बोलते हैं ना, उसका हवाला लेके हम फायदा ले सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। सर, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एक और एग्जांपल दीजिए ना सर, थोड़ा और समझना है इसको। नॉन पैरामीट्रिक को एक तो पैरामीटर नहीं, एक ऑर्डिनल स्केल है मान लीजिए आपके पास, और मान लीजिए कि
कोई जज हैं किसी कंपटीशन में, तीन जज हैं, 2 जज हैं, 3 जज हैं, और उन जज के जो डिसीजन हैं 1 से 10 तक की रैंक में उन्हें देना है लोगों को, और मतलब जो रैंक है 1 to 10 की रैंक देना है जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं। तो सब जज अपनी अपनी सीट रखें, सब जज उस हिसाब से रैंक पे टिक कर रहे हैं। तो हम किन्हीं 2 जज ने जो डिसीजन दिए हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, पॉइंट को समझिए, वो चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अरे ना समझ में। और उसके बाद हम फाइनल डिसाइड करेंगे कि भाई क्या है। तो 3 जज रहेंगे, दो का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, A, B, B, C और A, C। ओके, ऐसे आप तीनों का भी साथ हो सकता है, वो अलग टेक्निक क्रस्कल वैलिस मेथड में जाएंगे, एनोवा में जाएंगे। इस तरीके से एनोवा पैरामेट्रिक में कुछ चीज होगी तो एनोवा में, रैंकिंग है तो फिर क्रस्कल वैलिस में जाएंगे। तो जब रैंक आ गई तो वो कोई वैल्यू तो नहीं भाई, रैंक स्केल पे थोड़ी चलती, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, रैंक तो अपना इंडिपेंडेंट है। जो वैल्यू डेटा होता है तो उसके बीच में जैसे 1000 2000 के बीच में वही गैप होगा जैसे 2000 और 3000 के बीच में, इंटरवल सेम होता है, वो स्केल होता है। यहाँ स्केल है ही नहीं, स्केल डेटा ही नहीं है ये, है ना। रैंक जो है रैंक स्केल डेटा नहीं है, पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लग जाता है, ऑर्डिनल पे भी लगता है, स्केल डेटा पे भी लगता है। हाँ, पॉपुलेशन स्क्यूड है तो आप इधर आ सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक में, पर उधर भी कुछ एक सपोर्ट का सहारा लेकर के हम आगे निकल जाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन क्या थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थी कि नहीं थी, बताइए। अपन ने देखा था दूसरी स्लाइड में पॉपुलेशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थी ना। हाँ जी, यस सर। तो पॉपुलेशन यूनिफॉर्म थी, पर हमने जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वो देखा ग्राफ, तो वो कैसा था, नॉर्मल था कि नहीं था। देखिएगा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपके दिमाग से उड़ जाती हैं चीजें। इसमें देखिएगा यहाँ, हाँ जी, ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, लेफ्ट वाला। यस सर, नॉर्मल है, बताइए। नहीं नॉर्मल नहीं है सर, नॉर्मल नहीं, यूनिफॉर्म है ये तो। पर इसका सैम्पलिंग का जब डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसी पॉपुलेशन से निकाले हुए सैंपल का, व्हाट इट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, नॉर्मल है। यहाँ बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बोलती है कि आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म की जगह स्क्यूड भी होता है ना पॉपुलेशन। क्या आप स्क्यूड पॉपुलेशन ले लो, आप 18 वाले आप ले लो 4, 20 वाले आप ले लो 3, 22 वाले ले लो 2, 24 वाला 1, तो स्क्यूड हो जाएगा कि नहीं पॉजिटिव, बताइए आप। हो जाएगा भाई, 18 वाले 4 लोग हैं, 20 वाले 3 लोग हैं, 22 वाले 2 लोग हैं, 24 वाला 1 है, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी यदि आप कोई सैंपल लोगे उसमें से और उसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, वो भी नॉर्मल होगा, वो भी नॉर्मल होगा। डज इट मेक सेंस टू यू। ये है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और इस सेंट्रल लिमिट का थ्योरम, क्योंकि हम बात करते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल होता है, पॉपुलेशन कुछ भी हो। हम किस पे शिफ्ट कर गए, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा उठाया और हमने कहा नहीं यार, पॉपुलेशन स्क्यूड है तो क्या हुआ, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल होता है, तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट लेंगे। गॉट इट। इसका इस बात से कोई लेना देना है कि पैरामीटर इज ऑलवेज ऑफ द सैंपल एंड उसके लिए हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है जब हमारे पास 2 सैंपल टेस्ट है, तो 2 सैंपल टेस्ट में हमारे पास पॉपुलेशन मीन तो होता नहीं, होता है क्या, नहीं होता, तो दोनों सैंपल के मीन होते हैं, तो हम वहाँ पैरामीट्रिक लगाते हैं। तो हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं, जहां पॉपुलेशन के पैरामीटर हम समझते हैं कि पैरामीटर हमें मालूम है, हम दूसरी चीजों को भी देखते हैं। हम एक ये देखते हैं नॉर्मलिटी,
पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है ना। अब उसके लिए भी तोड़ निकाल लिया लोगों ने कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का सहारा लेके कर डाल यार पैरामीट्रिक टेस्ट, है ना। ये सब अभी के कंसेप्ट हैं, लोगों ने उस पर स्टडी करी और उस चीज को देखा कि नहीं हम इससे भी कर सकते हैं। मैं आता हूँ उसी पॉइंट पे कि यदि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और पैरामीट्रिक टेस्ट में जो होता है वो हम किसका उपयोग करते हैं, ग्रुप मीन। पैरामीट्रिक एनालिसिस टू टेस्ट ग्रुप मीन, मतलब ये किस पे बेस्ड होते हैं, ग्रुप मीन पे बेस्ड होते हैं, है ना, कि जो उस ग्रुप में जितनी वैल्यूज हैं उसके मीन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ना कि मीडियन पे। नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस टू टेस्ट ग्रुप मीडियन, वो मीडियन पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि पैरामीट्रिक एनालिसिस टेस्ट ग्रुप मीन पे क्यों बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मान लेते हैं। पर ये कुछ लोग फायदा उठाते हैं सैम्पलिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, पर वो नहीं लेना चाहिए फायदा उसका। वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, वो पॉपुलेशन की बात नहीं करता है ना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड द पॉपुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। पॉपुलेशन यदि स्क्यूड है तो स्क्यूड है, स्क्यूड है तो हम नॉन पैरामीट्रिक पे चले जाएं, ये ज्यादा अच्छा। Does that make sense to you? तो नॉन पैरामीट्रिक में जो भी वैल्यू वाला डेटा है यदि हम नॉन पैरामीट्रिक में लेके आते हैं, वैसे तो नॉन पैरामीट्रिक में ज्यादातर डेटा ऑर्डिनल डेटा होता है या रैंक डेटा होता है, फिर भी कुछ वैल्यू वाला डेटा होता है, तो उसको यदि नॉन पैरामीट्रिक में आप लाते हैं तो वो ग्रुप मीडियन पे बेस्ड होंगे, उसके जितने भी फार्मूले होंगे वो मीडियन पे बेस्ड होंगे, ना कि मीन पे। पैरामीट्रिक में सब कुछ मीडियन पे बेस्ड होता है और मीन पे होता है, सॉरी मीन पे। एंड नॉन पैरामीट्रिक में सब कुछ मीडियन पे। पैरामीट्रिक एग्रीगेशन पे काम करता है, नॉन पैरामीट्रिक पार्टीशन पे काम करता है। दो पार्ट, मीडियन है ना, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 50-50%। ठीक है, ये कंसेप्ट है। मैंने बताया स्पेसिफिक assumption आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। वो assumption क्या है, मैंने थोड़े से पॉइंट ऊपर नीचे हैं इसमें। एज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोला था मैंने पहले, वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ। यहाँ हमें नॉन पैरामीट्रिक में कोई मतलब नहीं है कि भाई पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल है तो भी लिया और नहीं नॉर्मल है तो भी लिया, सबका सबसे हम काम कर देंगे। नॉन पैरामीट्रिक का ही है। गॉट इट? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब आपके पास नॉन पैरामीट्रिक तो सभी के लिए बोल रहा है, नॉन पैरामीट्रिक बोल रहा है सब लिया हो हमारे पास, तो फिर हम पैरामीट्रिक में क्यों जाए, हम नॉन पैरामीट्रिक में ही नहीं जाए, वो तो सभी का करता काम, उसी के पास जाएंगे हम। ऐसा नहीं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की जो पावर होती है वो कम होती है। पावर ऑफ टेस्ट जो मेजर करते हैं, टेस्ट की जो पावर होती है नॉन पैरामीट्रिक की कम होती है और पैरामीट्रिक की पावर ज्यादा होती है। वो ज्यादा पावरफुल टेस्ट है और नॉन पैरामीट्रिक कम पावरफुल टेस्ट है। तो आप कभी भी कोई टेस्ट में जहां आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हो कि पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक तो सभी के लिए है, तो नॉन पैरामीट्रिक को छोड़ के जहां भी पैरामीट्रिक संभव हो रहा है वहां पैरामीट्रिक पे ही जाएं, क्योंकि टेस्ट की पावर ज्यादा है, वहां पे आपका टेस्ट ज्यादा पावरफुल है, उसके रिजल्ट ज्यादा ऑथेंटिक है। Does that make sense to you? Yes, sir. ये है कंसेप्ट। और आते हैं वन आगे पॉइंट पे। स्पेसिफिक एजम्पशन हो गया। अब पहले ये कहा जाता है कि एप्लीकेबल ओनली ऑन वेरिएबल, जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो वेरिएबल पे ही एप्लीकेबल होता है, पर काई स्क्वायर जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि आप एट्रीब्यूट में ये पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते, प्रोपोर्शन लेकर के हम एट्रीब्यूट पे भी लगा सकते हैं, है ना भाई। आपके पास ठीक है, आप मान लीजिए वैल्यू पे तो लगा रहे हैं, वैल्यू का तो मीन निकाल लोगे ना आप। एज है, एज का तो मीन निकाल लोगे ना आप, तो वहां तो पैरामीट्रिक लगा लोगे। अब बात हो रही है कि भैया एज नहीं है, वहां पे लोग हैं जिनके हेयर कलर डिफरेंट है, ब्लैक है, ब्राउन है, गोल्डन है, फिर सिल्वर है, व्हाइट है, ये कैटेगरीज। यहां पैरामीट्रिक लगा के बताओ, तो यहां हम क्या करेंगे,
प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, है ना, प्रोपोर्शन निकालेंगे। यदि दो कैटेगरी हैं ब्लैक और व्हाइट वाले, तो ब्लैक वाले कितने प्रोपोर्शन में, व्हाइट वाले कितने प्रोपोर्शन में, और उस प्रोपोर्शन के हिसाब से हम टेस्ट लगा के उसको निकाल सकते हैं। वो आगे की चीज है, अपन देखेंगे। तो पहले यह था कि एप्लीकेबल ओनली ऑन वेरिएबल, नहीं, ऐसा नहीं है। एट्रीब्यूट पे भी, एट्रीब्यूट यानी ब्लैक एंड व्हाइट हेयर कलर, दिस आर द एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी, नॉन पैरामीट्रिक तो दोनों पे ही लगते हैं, क्वालिटी और उस पे, है ना। सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट नेसेसरी द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। अब सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? देखिए, एक पीसीएम का सेक्शन है 11th स्टैंडर्ड का, और एक 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का सेक्शन है। यदि मैं 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स के मार्क्स को या फिजिक्स के मार्क्स को कंपेयर करता हूं कॉमर्स सेक्शन के अकाउंट्स के मार्क्स से, फिजिक्स के मार्क्स को कंपेयर कर रहा हूं कॉमर्स सेक्शन के अकाउंट्स के मार्क्स से, तो दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है। जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा होगा, कॉमर्स नहीं पढ़ रहा होगा। Does that make sense to you? क्या बोलते हैं? Can you repeat this please? देखिएगा, 11th के दो क्लास लिए, एक कॉमर्स का सेक्शन है, एक मैथ्स का पीसीएम का सेक्शन है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और एक है कॉमर्स। कॉमर्स में होता है अकाउंट्स। तो पीसीएम के फिजिक्स के मार्क्स जो हैं वो मैं कंपेयर कर रहा हूं कॉमर्स सेक्शन के अकाउंट्स के मार्क्स। समझ रहे हैं? है तो मार्क्स ना भाई, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स है, दो सब्जेक्ट के मार्क्स कंपेयर कर रहा हूं मैं, फिजिक्स और कॉमर्स के मार्क्स। तो ये बच्चे अलग होंगे बिल्कुल डिफरेंट, और ये बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? कोई भी एक भी बच्चा ऐसा हो सकता है जो फिजिक्स में भी और अकाउंट्स में भी हो। क्या बोलते हैं? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये इंडिपेंडेंट टेस्ट है। अब जो टेस्ट जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो क्या होंगे? कुछ कॉमर्स के बच्चों ने मैथ्स भी लिया हुआ है, व्हाट इट। अब पॉइंट समझिएगा, कुछ कॉमर्स के बच्चों ने मैथ्स लिया हुआ है, तो आप मैथ्स के मार्क्स को यदि अकाउंट्स के मार्क्स से कंपेयर करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल हुआ क्या? वैसे तो हुआ, बट आप कैसे कैसे होगा? कॉमर्स के कुछ बच्चों ने मैथ्स लिया हुआ है, हाँ, तो कुछ बच्चे मैथ्स में भी हैं कॉमर्स वाले, हाँ, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? सॉरी, कि मैथ्स के मार्क्स को कंपेयर करना है मुझे कॉमर्स के मार्क्स, अकाउंट्स के मार्क्स के साथ। तो कुछ बच्चों ने कॉमर्स विद मैथ्स लिया हुआ है, वो अकाउंट्स में भी होंगे और वो मैथ्स में भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? है सर। इज इट क्लियर? दित्या जी, पॉइंट समझ रहे हैं आप? यस सर। वो मैथ्स में भी होंगे और अकाउंट्स में भी होंगे, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना दोनों सैंपल। कुछ चीजें इंटरसेक्शन कर रही हैं दोनों में, कुछ बच्चे दोनों जगह हैं, चाहे वो 2 हो या 1 हो या 10 हो, तो ये सैंपल दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हुए। क्लियर हो गई बात कर रहे हैं तो फिर क्यों हमें इससे फर्क पड़ता है कि वही बच्चे अकाउंट्स में भी हैं और मैथ्स में भी हैं? बिकॉज हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही तो कंपेयर कर रहे हैं, राइट? नहीं, सैंपल्स सेम बच्चा दोनों जगह, लेकिन हमें जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट्स है ना बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होंगे, रिस्पोंडेंट जो होंगे जिस पे आप काम कर रहे हो, वो बच्चे दोनों जगह, इंडिपेंडेंट नहीं है आपका सैंपल। ये सैंपल में अलग लोग होना चाहिए, ये सैंपल में अलग लोग होने चाहिए। अच्छा, दोनों सैंपल में डिफरेंट होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहलाएंगे। अच्छा, ठीक है, गॉट इट। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप, साइकोलॉजी में जो स्टडीज होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। तो कंट्रोल ग्रुप में हम डिफरेंट लोगों को लेते हैं और एक्सपेरिमेंटल में अलग लोग रहते हैं। इन दोनों के बीच में जब हम कुछ भी कंपेयर करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल है दोनों। गॉट इट? इज इट क्लियर? ये मेरा कहने का मतलब है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जो होता है वो भी
इसमें आता है पैरामेट्रिक में, पर वो अलग कंसेप्ट है उसका, वो मैं बताऊंगा। वो मीन पे बेस्ड रहता है। तो नॉट नेसेसरी द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि सैंपल आपका इंडिपेंडेंट हो। अब ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें स्केल डेटा ही यूज होता है ज्यादातर। स्केल डेटा यानी जो वैल्यूज हैं, जो कंटिन्यूस डेटा है, जैसे एज हुआ, इनकम हुआ, ये सब यूज होगा। वैल्यूज होंगी जो कंटिन्यूस स्केल में होंगी, वही यूज होगा। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर ऑर्डिनल, नॉमिनल सभी यूज हो जाएगा। रैंक डेटा हुआ, रेशियो डेटा हुआ। रेशियो और इंटरवल तो एक ही बात है, स्केल डेटा को बोलते हैं। नॉमिनल डेटा यानी कि जो नेमिंग है, जेंडर हुआ, इस तरह की कोई भी चीज। ऑर्डिनल डेटा 1 to 5 स्केल या 1 to 7 स्केल, ये होता है। अब पैरामेट्रिक टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं आउटलायर्स, है ना। भाई डेटा है, उसमें कुछ आउटलायर्स भी होंगी। आउटलायर्स में पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो आउटलायर्स को यदि हम एडजस्ट करेंगे तो मीन चेंज होगा कि नहीं होगा, बताइए। मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा, जब मीन निकालते हैं, मीन सभी वैल्यू का एग्रीगेशन होता है, और एक भी वैल्यू में उसमें चेंज करूंगा तो मीन चेंज होगा कि नहीं होगा, बताइए। यस सर। आउटलायर्स होते हैं एक्सट्रीम में, तो एक्सट्रीम की वैल्यू को थोड़ा सा भी चेंज करूंगा तो मीन चेंज होगा। पर मीडियन चेंज होगा क्या एक्सट्रीम की वैल्यू को मैं चेंज करूंगा तो? No. नहीं होगा। तो रिजल्ट्स कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्योंकि मीडियन पे बेस्ड होता है, इसलिए आउटलायर कोई इफेक्ट नहीं डालती उस पर। गॉट इट, है ना। आउटलायर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप आउटलायर चेंज कर देते हो टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद भी तो कोई इफेक्ट नहीं है, पुरानी जो रिजल्ट है वो मान्य होगा। गॉट इट। पर यदि मीन आपने पैरामेट्रिक टेस्ट लिया हुआ है और बाद में आपने आउटलायर को छेड़ा है, तो आपको दोबारा से पैरामेट्रिक टेस्ट निकालना पड़ेगा, ये कहने का मतलब। गॉट इट। आपको रीटेस्ट द थिंग आफ्टर एडजस्टिंग द आउटलायर्स। अदरवाइज क्योंकि वो मीन पे बेस्ड है तो इसलिए चेंज हो चुका होगा। डज इट मेक सेंस टू यू? हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। नेक्स्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट उन डेटा के अच्छे होते हैं जहां वेरिएंस में डिफरेंस हो। परफॉर्म वेल व्हेन स्प्रेड ऑफ ईच ग्रुप इज डिफरेंट, वेरिएंस इक्वल ना हो, है ना। माइट नॉट प्रोवाइड वैलिड रिजल्ट इफ ग्रुप्स हैव द सेम स्प्रेड। यदि ग्रुप में एक जैसा फैलाव होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। वेरिएंस डिफरेंट होने चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म वेल व्हेन स्प्रेड ऑफ ईच ग्रुप इज सेम। यदि हर ग्रुप के अंदर फैलाव एक जैसा है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। Might not provide valid result if the groups have the different spread. ये अलग स्प्रेड है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। Got it? Yes sir. Have more statistical power. मैं बता ही चुका हूँ पावर के बारे में, पैरामेट्रिक की ज्यादा होती है। आज का जो कंसेप्ट है, पहले जो टी टेस्ट होता था उसमें मानते थे मैक्सिमम 30 होना चाहिए सैंपल साइज होता था। क्यों जी? पहले यही मानते, पुरानी किताबों में आप देखेंगे भाई टी टेस्ट वहां इम्प्लीमेंट होगा या 30 सैंपल साइज होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। पर वो कंसेप्ट सब चेंज हो गए। अब यदि आप 1 सैंपल टी टेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 20 होना चाहिए, 20 से ज्यादा सैंपल साइज होना चाहिए। अब ज्यादा में कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एजम्पशन जो पुराना था वो खत्म हो गया। 2 सैंपल टी टेस्ट इच ग्रुप n is greater than 15। यदि 2 सैंपल टी टेस्ट है तो n कम से कम 15 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 16 होना चाहिए कम से कम। 16 से ज्यादा फिर कुछ भी हो सकता है। एनोवा में 2 से 9 ग्रुप हैं आपके तो 15 से ज्यादा होना चाहिए, और 10 से 12 ग्रुप हैं तो फिर 20 से ज्यादा होना चाहिए। ये अपना मेन एजम्पशन है। जहां 1 सैंपल टी टेस्ट होता है
वहां पर हम यूज करते हैं वन सैंपल साइन टेस्ट और वन सैंपल विल्कोसन टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक में। जहां टू सैंपल होता है मेन विटनी टेस्ट उपयोग करते हैं। जहां एनोवा यूज होता है उसकी जगह हम इसमें क्रस्कल वैलीज टेस्ट यूज करते हैं और मूड्स मीडियन टेस्ट यूज करते हैं। ज्यादातर क्रस्कल वैलीज होता है। फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ वन फैक्टर एंड वन ब्लॉकिंग वेरिएबल, ये अपन बाद में देखेंगे, अभी आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं इसका। जहां इस तरह का डिजाइन होता है वहां फ्रीमनेन टेस्ट यूज करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का क्या उपयोग होता है, ठीक है ना। और अब हम जो नेक्स्ट शुरू करेंगे प्रैक्टिकल, पहले थोड़ा सा देखेंगे, कुछ डेटा पे काम करेंगे आर के ऊपर, कुछ टेस्ट लगा के देखेंगे, कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे एक छोटे से डेटा सेट को लेकर के, है ना। और देखेंगे कि क्या टेस्ट आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। व्हाट इट? हाँ जी, तो आज के लिए शायद इतना सफिशिएंट है। काफी लोग चले गए मेरे ख्याल से। कौन कौन चला गया? संगीता चली गई। संगीता का तो नेटवर्क इशू था सर। अच्छा, तो मैं नेटवर्क चले गई वो तो। अच्छा, तो थोड़ा सा सभी ये भी जो है ना सभी थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पर्सपेक्टिव में। अभी अपन थोड़ा बिजनेस प्रॉब्लम के हाइपोथेसिस देखेंगे इस पे, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। यदि अपन पूरा एकेडमिक रिसर्च हाइपोथेसिस लेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। बेटर होगा कि हम थोड़ा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करें बिजनेस डेटा से, और उस पे हम ये टेस्ट निकालने की कोशिश करें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा हाँ इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना। हाँ सर, वो कुछ एग्जांपल्स लेकर चलेंगे तो हाँ, शायद थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो वो अपन उस हिसाब से करेंगे उसको, ठीक है। आप तो वो शेयर कीजिएगा कि जो अच्छे रहेंगे हमारे समझने के लिए। हाँ, वही बिजनेस वाले अपन लेंगे। मैं इसलिए वो पीपीटी चेंज कर रहा हूँ मैं, जो है ना बिजनेस के एग्जाम्पल इसलिए डाले हैं मैंने उसके अंदर। तो और भी मैं डालता हूँ उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स। वो डेटा सेट में भी एक बिजनेस का एक दो डेटा सेट तो मैं पहले से भी बिजनेस के हैं मेरे पास, और भी मैं कुछ अच्छे देखता हूँ सेल्स से रिलेटेड, है ना। तो अपन उस पर कुछ काम करेंगे तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। देखिए कंफ्यूजन तो ऑलमोस्ट हमेशा, क्योंकि कुछ कंट्राडिक्शन चलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बहुत से कंट्राडिक्शन है। प्योर साइंस तो है नहीं, है ना। मैथ्स जो है वो प्योर साइंस है, स्टैटिस्टिक जो है वो प्योर साइंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में 2 + 2 4 है तो 4 है, अब उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है क्या? मैथ्स में इंटरप्रिटेशन होता है क्या? जो है सो है। पर स्टैटिस्टिक्स में हर चीज का इंटरप्रिटेशन है, और जहां इंटरप्रिटेशन आता है वहां कंट्राडिक्शंस तो आते ही आते हैं, है ना। लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं उसको। तो इसलिए कुछ चीजें कंट्राडिक्शन में चलती हैं। कुछ लोग भाई नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है तो भी उसको सेंटर लिमिट के आड़ में चले जाते हैं, कहते हैं हम तो पैरामेट्रिक लेंगे, है ना। अब वो दो धड़े हुए हैं स्टैटिस्टिक्स में। कुछ लोग इस पे बात करते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी लोगों के अलग मत हैं। हम लोग n से डिवाइड करते हैं, √n से। कई लोग n-1 से डिवाइड करते हैं। तो उसमें भी कुछ चीजें हैं। हाँ, उसमें कुछ साइंटिफिक है कि यहाँ n-1 से करना चाहिए, यहाँ n से करना चाहिए। वो यदि क्लियर विजन हो जाता है तो वो चीजें क्लियर हो जाती है। यहाँ नहीं आ रही, यहाँ पे अपन पॉपुलेशन पे बात करेंगे तो इससे करेंगे, और जब हम सैंपल पे बात करेंगे तो इससे करेंगे। ये कुछ इश्यूज होते हैं तो वो लिए जाते हैं उस प्रकार से। तो ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट। काफी टाइम हो गया, 10:30 बज गए, ठीक है। भोजन करें जिन लोगों ने नहीं किया है। रित्या जी ने कर लिया था भोजन? यस सर, अर्ली डिनर टाइप्स। चलिए तो वाइंड अप करते हैं। अब क्लास रहेगी अपनी कब? फ्राइडे भी यही टाइम है? चलो हाँ भाई, फ्राइडे यही टाइम चाहिए। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि फ्राइडे हम जैसे हमारे वेडनेसडे और आप लोग का फ्राइडे है ना, राइट? वेडनेसडे और फ्राइडे, तो ट्यूसडे और थर्सडे रख सकते हैं क्या इंस्टेंट, सुबह जो रेगुलर पहले वाले टाइम पे
बस ट्यूसडे थर्सडे में बात करता हूँ, एक बैच चल रहा है मेरा उस टाइम पे, तो मैं उनसे बात करता हूँ, या तो फिर अपन तीनों ही दिन चेंज करें। हाँ, क्या बोलते तीनों हैं? कर सकते हैं, या तो टीटीएस पे ही ले लें अपन। यस, है ना, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। सैटरडे आई हैव स्लाइट इशू, बट अगर कुछ नहीं हो पाया तो इट्स फाइन। मतलब ये टाइम पे सुबह आपके रात में? नहीं, मैं सुबह की बात करता हूँ, यदि सुबह आप चाह रहे हैं। नहीं, सैटरडे शाम को नहीं हो पाएगा सर। शाम को तो पॉसिबल नहीं है। सैटरडे का तो मेरा तो दिक्कत भी है, वैसे भी मेरे भी सेशन रहते हैं। नहीं, हम दोस्त यार लोग आते हैं सर सैटरडे। अभिलाष का भी सेशन होता है। सही बात। सैटरडे एक वीक में एक दिन तो सेशन होना चाहिए ना। करेक्ट सर। ग्रुप सेशन भी जरूरी है। हाँ सर, जरूरी है सर वो। हाँ, अब हमारा शाम वाला नहीं होता है, हमारा दिन में हो जाता है सेशन संडे को। दोस्तों में चाय की टपरी पे मिल लेते हैं क्या। हमारा इवनिंग वाला नहीं, हमारा डे सेशन चलता है क्या। सही है। तो फिर फाइनली क्या वर्डिक्ट है? आप लोग बताएं भी क्या करना है। अभी फ्राइडे को तो मिल रहा है ना इसी टाइम पे? हाँ, फ्राइडे को तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इस टाइम में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ऐसा दैट। पर क्या होता है कि आप लोग भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं रेगुलर। मॉर्निंग में क्या है, फ्रेश माइंड रहता है। जैसा आप चाहें, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे थोड़ा ज्यादा सोने को मिलेगा सुबह, और क्या है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग यही टाइम स्टिक कर, यही टाइम कंटिन्यू करते हैं। मेरे लिए भी ये ज्यादा कंफर्टेबल है एक्चुअली। इसमें दिक्कत उसको आ रही है ना, संगीता को। संगीता को 9 ऑनवर्ड्स फाइन है, उसका आज नेटवर्क इशू था। अच्छा, नेटवर्क। हाँ, अदरवाइज 9 ऑनवर्ड्स शी इज फाइन। फनी को दिक्कत है। किसको? काम करना होता है। फनी को दिक्कत है। अच्छा, हाँ भाई फनेंद्र। सर मॉर्निंग ही अच्छा रहता है, मेरा तो वही प्रेफरेंस है, फ्रेश माइंड। फनी को रात के 9 बजे बाद काम निपटाने पड़ते हैं। मॉर्निंग ये तो दूसरे दिन रखना पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट जो चलिए, आप लोग डिसाइड करें, फ्राइडे को तो अपन नाइट में करते हैं। फ्राइडे को 9 को मिलते हैं, देन वी विल डिसाइड, है ना। तब तक आप लोग डिसाइड करें कुछ अपन उस हिसाब से। यदि एमडब्ल्यूएस में दिक्कत है, एमडब्ल्यूएफ में दिक्कत है, तो टीटीएस कर लेंगे अपन उसको, है ना। वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो अपन उसमें उस हिसाब से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।